हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए दोस्तों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा पहला क्या कहता है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, तो इसमें क्या वो दत्त कार्य है, कागज पेंसिल परीक्षण है, मौखिक प्रश्न है या फिर निर्धारण मापनियाँ हैं। तो इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो सही हमारा उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मौखिक प्रश्न। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो नीचे पौधों के बारे में कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, उनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है। ठीक है, इसमें से 4 विकल्प हमारे दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा विकल्प हमारा सही है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, ठीक है। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, ये भी ठीक। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, ओके। घास पौधा नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मैं बता दूं कि बीज, अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर विकल्प की, तो बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं है, ये हमारा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। गाजर और बंद गोभी पौधा नहीं है, ये भी हमारा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। और घास पौधा नहीं है, ये भी हमारा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ सब्जियां फल होती हैं। अब कुछ सब्जियों में वो सब्जी कौन कौन सी आएगी, जैसे कि हमारा सीताफल आ गया, ठीक है। नींबू आ गया, नींबू को हम सब्जियों में उपयोग करते हैं लेकिन उसको फलों की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा केला आ गया, बनाना, तो कच्चा जो केला होता है उसकी हम सब्जी बनाते हैं, लेकिन जब पक जाता है तो वो क्या होता है, वो फल होता है। तो इसी तरीके से हम कुछ सब्जियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो फल होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा हो गया। अब अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही किसकी, विविध सोच का आकलन की है, ठीक है। विविध सोच का आकलन, विविध सोच क्या होता है, अलग अलग सोच, ठीक है। बच्चों में अलग अलग सोच का आकलन हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो कौन सा नमूना होगा इन 4 विकल्पों में से। तो पहला विकल्प हमारा है जल चक्रण के 5 लाभ लिखिए। ये देखिए हमारा फिक्स है, क्या होगा बच्चा, इसमें 5 लाभ लिख देगा, बस हो गया। अब अगले विकल्प की बात करें, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। अब देखिए, यहाँ पे एक बाद में प्रश्न के बाद में, विकल्प के बाद में क्वेश्चन मार्क बन गया है। यहाँ पे प्रश्नों को पूछा जा रहा है कि क्या होता यदि जल चक्र ना होता। तो इसमें क्या होगा, बच्चों की जो सोचने की जो अलग अलग तरीका होता है उसका हम आकलन कर सकते हैं। एक बच्चा अलग ढंग से सोच रहा है, दूसरा बच्चा अलग ढंग से सोच रहा है ना। तो कई सारे बच्चे जो होते हैं वो अपना अपना तर्क देते, उसमें जो विविध सोच है उसका आकलन हम कर सकते थे वाष्पीकरण विषय पर, ठीक है। इसके बाद अगर विकल्प हमारा यही हमारा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। लेकिन 2 विकल्प और हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। जल चक्र के क्रम सोपान में सूची बनाइए, ठीक है, ये भी हमारा नहीं होगा। और जल चक्र का आरेख बनाइए और उन्हें नामित कीजिए, ये भी हमारा नहीं हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। अब इसमें हम बात करते हैं, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, आकलन प्रक्रियाओं के बारे में क्या करना है, सबसे कम उपयुक्त जो है वो विकल्प हमको देखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये, उनके मतलब सभी तरह के जो बेहतर कार्य उसमें होने चाहिए, मतलब बच्चों के, ठीक है। इसके बाद अगले का विकल्प की बात करें तो बच्चे के निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी ठीक है। सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूचना बनाना और रिपोर्टिंग को अधिक क्या हो, विस्तृत बनाना, ये भी कहीं ना कहीं तक सही बात है। अगर हम बात करें 1 2 3 वर्ड हैं जैसे ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के लिए एक समझ प्रदान करती हैं, ठीक है। एग्जामिनर हमारा क्या कह रहा है कि जो 3 उसने शब्द दे दिए, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा, जो होता है बच्चा अगर ये टिप्पणियां कर रहा है तो उससे क्या होता है, बच्चों में क्या है, एक समझ प्रदान करती हैं बच्चों को। तो ये हमारा कहीं ना कहीं तक एक ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे उसने अगर एक अभिभावक है, उसने अपने बच्चे से कहा कि तुम ये गिलास उठा के वहाँ पे रख देना, तो बच्चे ने क्या उत्तर दिया, ठीक है, ठीक है, बस इतना कह दिया। तो क्या उस बच्चे में समझ
अच्छी विकसित हो रही, समझ प्रदान करती है ये सीखने में, है ना। तो ये हमारा कहीं ना कहीं तक ये सबसे कम, देखिए समझ प्रदान करती तो है, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे कम उपयोगी, तो सबसे इन चारों विकल्पों में से सबसे कम कौन सा है, तो ये हमारा विकल्प नंबर हमारा चौथा ही सबसे कम उपयोगी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा विकल्प नंबर चौथा जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतों का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। क्या वो हस्तपरक गतिविधि है, चित्र पठन है, सृजनात्मक लेखन है, या निदर्शन प्रदर्शन है। तो इसमें मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हस्तपरक गतिविधि जो होती है ना, सबसे उपयुक्त तरीका होता है। कौन सी विधि, हस्तपरक गतिविधि जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। वहीं पे दोस्तों अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। याद रखना निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव इसका आंसर होगा। अगर इसमें बात करें बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। मतलब बच्चे के पूर्व आकलन जो होता है, पूर्व जो उसका जो होता है, जो बच्चे ने पहले किया है उसका तुलना आज के हम समय में बिल्कुल करेंगे। सही बात है, तभी तो उसका अच्छे से आकलन हो पाएगा कि बच्चा पहले क्या था, अब उसमें क्या चेंजमेंट हुए, उसका आकलन करेंगे तो अब उसमें क्या बदलाव हुए, तो इसके ये हमारा कहीं ना कहीं तक सही हो जाएगा। अगली हम बात करें शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज कराना, यह भी हमारा कहीं ना कहीं तक सही हो जाएगा। अगर हम बात करें बच्चों के कार्यों को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, अब देखिए ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है कि बच्चों के कार्य को केवल, एक तो केवल हमारा नेगेटिव वर्ड है, दूसरी चीज़ कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब बच्चे के कुछ पक्ष हम उसमें ध्यान केंद्रित करेंगे, बाकी को हम ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, है ना। मतलब प्रश्न तो हमारा यही कह रहा है कि हम बच्चों के केवल कुछ पॉइंट, कुछ जो पक्ष हैं उनको ध्यान में केंद्रित करेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे, बाकी को ध्यान में केंद्रित नहीं करेंगे। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे के जितने भी पक्ष हैं सबको हमको ध्यान में केंद्रित करना है। तो ये कहीं ना कहीं तक ये हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव को भाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला विकल्प भी देख लेते हैं कि बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, कहीं ना कहीं तक ये भी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर दोस्तों कौन सा है, विकल्प नंबर तीसरा, बच्चों के कार्य को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ये हमारा नेगेटिव है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम दोस्तों बात करें तो कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्य प्रपत्र, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्रियों का एक फोल्डर में डाल दें, एक फोल्डर में डाल दें। ठीक है, अब बात करते हैं इन फोल्डरों को डैश कहा जा सकता है। अब इन फोल्डरों को क्या कहा जा सकता है, पोर्टफोलियो हो सकता है, दत्तकार, परियोजना कार्य, या घटना विवरांत अभिलेख। तो इसमें मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एक टाइप के बच्चे का विवरण होता है। उस पोर्टफोलियो एक टाइप की फाइल होती है वो, जिसमें कि बच्चे का स्कूल का, घर का, कई सारी चीज़ें जो होती हैं, पूरे बच्चे से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसका आकलन करना, बच्चा की क्या कमी है, क्या उसमें बच्चे में अच्छा है, किस चीज़ में बच्चा निपुण है ना। मतलब बच्चे की एक एक पॉइंट का विवरण उस पोर्टफोलियो फाइल में रखा होता है ना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पोर्टफोलियो जो दोस्तों होता है वो अवलोकन करने का एकदम अच्छा साधन भी है कहीं ना कहीं तक। ठीक है, जिससे कि अगर पोर्टफोलियो है तो अवलोकन करने में, बच्चे का अवलोकन करने में हमको कहीं ना कहीं तक आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव यानी कि जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। ठीक है, अब जलाभाव के विषय पर कक्षा 4 के जो बच्चे हैं उनको आंकना है किस तरीके से। प्राथमिक स्तर की जो अध्यापिका है वो उसको बच्चों को आंक रही है, यानी कि जांच रही है। ठीक है, पहला विकल्प हमारा क्या कहता है, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने और गतिविधियों का आयोजन करके। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। तो ये दोनों जो विकल्प है हमारे दोस्तों अभी तक गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षण का आयोजन करके, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव, ये भी हो जाएगा गलत। इसके बाद अगले विकल्प की, चौथे विकल्प की बात करें तो यह पता करके कि वह अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं तक हमारा पॉजिटिव हमारा आंसर जा रहा है, तो यही हमारा दोस्तों आंसर सही हो जाएगा। मतलब ये पता करना कि बच्चों का जो दैनिक जीवन होता है उस जीवन में
बच्चों ने किस तरीके से मतलब जल के जो बचत की है वो किस तरीके से उन्होंने प्रारंभ किया है, ये जानना। ठीक है, तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है, याद रखना। तो सहयोग, ये भी हमारा पर्यावरण के अध्ययन में आकलन में ये भी अच्छा एक संकेतक है। ठीक है, ये भी उपयोग है ये संकेतक। स्मरण करना दोस्तों ये कहीं ना कहीं तक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और उसमें हमारा पूछा भी क्या गया है, नेगेटिव पूछा गया है, तो नेगेटिव को भाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। स्मरण करना क्या होता है, स्मरण करना, रट्टा मारना, है ना, रिकॉल करना, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब नेगेटिव हैं। मैंने एक जो वीडियो मैंने बनाई थी नेगेटिव एवं पॉजिटिव टैगलाइन की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने ये सब बताए हैं कि स्मरण करना क्या है। स्मरण करना हमारा किस में आ जाता है, नेगेटिव टैगलाइन है। ठीक है, इसके बाद अगले विकल्प की बात करें, प्रश्न पूछना, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। और न्याय और समानता के प्रति चिंता, देखिए न्याय और समानता के प्रति चिंता जो है वो भी हमारा कहीं पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, स्मरण करना। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन की समुचित कारण नहीं है। अब इसमें नेगेटिव इसमें भी पूछा गया है। अब बात करते हैं विकल्पों में, तो दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप में चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। ठीक है, अगला विकल्प की बात करें तो जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, अगर अगले विकल्प की बात करें, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ की परिभाषा की व्याख्या करना जो होता है वो हमारा किस में आ जाता है, वो हमारा आ जाता है नेगेटिव में। और नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव का भाई हमारा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाला जो विकल्प नंबर तीसरा है दोस्तों, कहीं ना कहीं तक ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम चौथा विकल्प भी देख लेते हैं कि दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज कराना। तो ये भी एकदम करेक्ट बात है दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, तो बताते हैं मैं आपको कि जो परिभाषा जो होता है, डेफिनीशन जो होता है, वो नेगेटिव टैगलाइन में मैंने बताया था आपको वीडियो में। व्याख्या करना, है ना, व्याख्या करना और व्याख्यान करना, ये सब क्या है, नेगेटिव टैगलाइन है। तो जहाँ भी ये आ जाए तो समझ लेना भी ये नेगेटिव विकल्प हमारा हो जाएगा, और नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को दोस्तों अगर बात करें तो ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। इसमें विकल्प को देखते हैं। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिक्षार्थियों के में सीखने की जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए, देखिए सबसे पहला क्या होता है कि अगर ईवीएस की कक्षा में अगर प्रश्नोत्तर तकनीकें अपनाई जा रही है, उसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें बच्चे की अगर किया जा रहा है तो उसमें बच्चे में क्या होगा, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अब अगर बच्चों से प्रश्नोत्तर पूछेंगे तो प्रश्नोत्तर पूछने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि उस प्रश्नोत्तर पूछने में बच्चों में जो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी जो होती है, वो कहीं ना कहीं तक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो विकल्प नंबर जो दूसरा हमारा हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो ईवीएस में अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। मतलब ईवीएस जो सब्जेक्ट होता है उसमें अच्छे जो होमवर्क होता है उस पर किस पर केंद्रित होना चाहिए। विकल्प को देखते हैं, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मास्टरी लर्निंग पर, तो ये दोस्तों ये भी हमारा कहीं ना कहीं तक गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां एवं उत्तेजना, ठीक है, तो दोस्तों देखिए ईवीएस का जो गृहकार होता है ना, उसमें क्या हो, विस्तारित अधिगम हो, उसमें चुनौतियां हो, है ना, और चुनौतियों के साथ साथ में क्या हो, उत्तेजना भी उसमें उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प जो है वो कहीं ना कहीं तक हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन, है ना, रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। इसमें नेगेटिव पूछा गया आंसर, तो नेगेटिव इसमें विकल्प जो होगा वो भी हमारा कहीं ना कहीं तक नेगेटिव होगा। तो इसको हम देखते हैं कि शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों को पहचानना। देखिए जो शिक्षार्थियों को जो अधिगम की जो रिक्तियाँ होती हैं उनको पहचानना, तो ये कहीं ना कहीं तक हमारा दोस्तों पॉजिटिव है। देखिए अगर हम आकलन कर रहे हैं तो आकलन करने में अधिगम की रिक्तियाँ भी पहचानेंगे, अच्छी चीज़ें भी देखेंगे और नेगेटिव चीज़ें भी देखेंगे। तो आकलन करने में उनके अगर बच्चे की अधिगम रिक्तियाँ जो हैं, अधिगम जो उनके जो गैप्स हैं अधिगम में, वो अगर हमको पहचाने में मिल गए तो कहीं ना कहीं तक वो हमारा आकलन कैसा हो गया, सफल हो गया। तो ये हमारा कहीं ना कहीं तक ये हमारा सही है।
अगर हम बात करें शिक्षण में कमियों की पहचान करना, तो ये भी हमारा दोस्तों पॉजिटिव है कि शिक्षण में अगर हम कमियों की पहचान करेंगे तभी तो हमारा एक अच्छा आकलन कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षार्थियों में सीखने को बढ़ाना, तो ये भी हमारा दोस्तों पॉजिटिव है। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, तो देखिए दोस्तों ग्रेडिंग और रैंकिंग मैंने आपको बताया था, ग्रेडिंग और रैंकिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं तक हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव का भाई हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का भाई हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो यही नेगेटिव हमारा पूछा भी गया था। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर चौथा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की दोस्तों बात करें तो सहयोगात्मक अधिगम में पुरानी एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है, मतलब इसका प्रश्न का कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है कि पुरानी एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी, मतलब एक विद्यालय है उसमें पुराने और अधिक दक्ष जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कम कुशल वाले विद्यार्थियों का आकलन कर रहे हैं। जैसे एक ये विद्यालय है, एक बेचारा नया बच्चा है वो कम थोड़ा सा कुशल है और एक बहुत होशियार बच्चा है, तो क्या कर रहा है, ये होशियार वाला बच्चा कम जो कुशल बच्चा है उसका आकलन करे। ठीक है, वो हो रहा है यहाँ पे। तो इसका परिणाम है, अब इसमें देखते हैं विकल्प क्या कहता है इसमें हमारा। तो विकल्प नंबर पहला हमारा कहता है कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। ठीक बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं तक ये हमारा एकदम सही हो जाएगा कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा जो होगा वो बच्चे में होगा। ठीक है, उसका परिणाम होगा। अगर हम बात करें उच्च नैतिक विकास, तो दोस्तों ये उच्च नैतिक विकास इसमें कहीं ना कहीं तक ये निगेटिव फील करा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें समूहों में द्वंद्व, तो ये बिल्कुल गलत बात है। समूहों में द्वंद्व कैसे हो सकता है, अब इसमें बात कर रहा है गहन प्रतियोगिता, यानी कि उसमें प्रतियोगिता हो रही, गहन प्रतियोगिता हो रही, तो ये भी हमारा दोस्तों कहीं ना कहीं तक निगेटिव हो जा रहा है। और मैंने आपको पॉजिटिव और निगेटिव वीडियो में बताया था, प्रतियोगिता करना जो कंपटीशन होता है वो कैसा होता है, वो हमारा होता है निगेटिव। ठीक है, तो वो भी मैंने बताया था। तो अभी तक इसमें 4 विकल्पों में से सबसे एकदम सटीक उत्तर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश पर, किस पर, डैश की समस्या पर के साथ संबंधित है। वो समस्या कौन सी है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, क्या वो सुनने से है, बोलने से है, या बोलने और सुनने से है, या फिर पढ़ने से है। तो दोस्तों आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि डिसलेक्सिया जो होता है वो किससे, पठन विकार से यानी कि पढ़ने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना। क्या मतलब प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा है उसका आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। तो क्या वो पोर्टफोलियो होगा, गृह कार्य होगा, योगात्मक कार्य होगा, या फिर आवधिक परीक्षाएं होंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बच्चे का आकलन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है उसका पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा दोस्तों। और इसी प्रकार से हम आपके लिए प्रैक्टिस के भी जो वीडियो हैं, जो पुराने जो पेपर में हमारे प्रश्न जो आ रहे हैं उनको हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।